हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था, उस क्लास में हमने यूनिट नंबर 3 कवर किया था, जिसमें हमने जो लास्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, और उसमें यूनिवर्सल बैंकिंग के बाद हमने एडीआर, यूडीआर, जीडीआर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 है। हालांकि इस यूनिट नंबर 4 का कुछ पार्ट हमने यूनिट नंबर 1 के साथ कवर किया था, जिसमें हमने मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, डेट मार्केट को समझा था। तो जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो हमारे 4 यूनिट ये कंप्लीट हो जाएंगे। जो स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके कोर्स में हम लोग को ये लास्ट क्लासेस को अपडेट करते हैं उसको रेफर कर कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि ये आपका जेआईबी इस अटेम्प्ट में निकल जाए, तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। क्लास छोटी हो, बड़ी हो, कम लोग हों, ज़्यादा लोग हों, उनसे कोई कंसर्न मत रखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपका केवल जेआईबी नहीं, आपके प्रमोशनल एग्जाम, आपकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल की जो नॉलेज है वो भी आपको बैंक में काफ़ी हेल्प करेगी। और जेआईबी के बाद सीआईबी में भी, अगर जेआईबी आपने बेसिक थ्योरी के साथ कंप्लीट किया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपको सीआईबी में भी वो काफ़ी हेल्प करेगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। एग्जाम जब देने जाएंगे तब इन क्लासेस की इम्पोर्टेंस आपको शायद मालूम हो पाएगी, क्योंकि अभी तो आप क्लास शुरू कर रहे हैं, कुछ कम आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं क्लास में अभी। मतलब जिन्होंने इनरोलमेंट किया हुआ वो भी नहीं आ रहे हैं। तो क्लास में, लाइव क्लास के लिए इनरोलमेंट करने का मतलब पास होने की गारंटी नहीं है। इनरोलमेंट करने के बाद आपको क्लास अटेंड करना है, तभी पास होने की गारंटी की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। और रिकैप लेने में सबसे पहले हमें अपनी थ्योरी में ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो मार्केट है, जो हमारा मार्केट है, वो मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट 4 टाइप का होता है। और वो 4 टाइप जो है फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। देखिए, कैपिटल मार्केट के हमारे 2 यूनिट है। कोई मुझे बता सकता है कि कैपिटल मार्केट में वो 2 यूनिट कौन सी हैं? जस्ट ऐसे ही कि क्या सिलेबस है आपका, ये जानने के लिए। आप लोगों का माइक खोला हुआ है, आप बता सकते हैं। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड आपकी बुक में कौन सी 2 यूनिट हैं? एक तो आपका है कैपिटल मार्केट वाला यूनिट, और एक है म्यूचुअल फंड जिसमें आपका इंश्योरेंस भी है। 2 यूनिट यहाँ पर आपके सिलेबस में दी गई हैं इसकी। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो एप्रोप्रिएटली कोई भी फॉरेक्स मार्केट की यूनिट नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर जो आपका है, सेकंड पेपर में आपका सेकंड जो पेपर है उसमें फॉरेक्स के न्यूमेरिकल थ्योरी कुछ है वहां पर अवेलेबल है आपकी। फर्स्ट पेपर में आपका फॉरेक्स से रिलेटेड आपके जो जो अकाउंट्स खुलते हैं, जो जो अकाउंट्स खुलते हैं वो अकाउंट्स, जैसे कि एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, वो वहाँ कवर होते हैं। ठीक है। और डेट मार्केट, मनी मार्केट हम लोग पहले पूरा कर चुके हैं। तो आज इस टॉपिक को पूरा करते हैं इसमें। और फॉरेक्स मार्केट के साथ इसमें फेमा को भी हम इसमें कवर करेंगे। और कैपिटल मार्केट का नेम इस चैप्टर में कहीं नहीं है, तो वो हमने बताया उसके चैप्टर बिल्कुल सेपरेट है। फिक्स्ड इनकम मार्केट और फॉरेक्स मार्केट और फेमा, आज हमारा एजेंडा जो है क्लास का, इसमें ये चीजें कवर करने का है। ठीक है।
कॉमर्शियल पेपर हमने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था। चलो, रेपो के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें मालूम है, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई छोटी छोटी चीज़ हम लोग कवर नहीं करते हैं और एग्जाम में उसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ फिर हमको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो रेपो का जो सबसे पहले फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, रीपर्चेज ऑप्शन। ऐसा जो आपने बोरो किया हुआ मनी, उस बोरो मनी के अगेंस्ट में आपने सिक्योरिटी दे रखी है आरबीआई को, और आरबीआई ने आपको ऑप्शन दिया हुआ कि इसको आपको वापस बाई बैक करना पड़ेगा और आरबीआई के पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आरबीआई उस सिक्योरिटी को क्लियर नहीं कराएगा, आप ही को जो है वो करके देनी है उसके, जितने दिन के लिए भी आप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैसा एग्रीमेंट है, इज ए रीपर्चेज एग्रीमेंट। जो रेपो है वो रीपर्चेज एग्रीमेंट है, entered into eligible counterparties for borrowing and lending of funds on a collateralized process। बिना collateral security दिए आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, रेपो involves selling of a security with the agreement to repurchase the same at future date of predetermined price। means फ्यूचर की वो डेट और वो प्राइस आपका पहले से ही फिक्स होता है, उसमें आपको लेना पड़ता है। ठीक है, द सेलर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव्स फंड व्हाइल द बायर ऑफ द सिक्योरिटी रिसीव द कोलेट्रल। ठीक है, फॉर द फंड हैज लैंड, द रेट एट विच द सिक्योरिटी विल बी रीपर्चेज इन द सेकेंड लेग of the repo is derived from the rate of interest payable on the funds lent and known as repo rate। और ये रेपो रेट की अनाउंसमेंट जो है आरबीआई अपनी जो बाई मंथली रिव्यू होता है उसमें करता है। ठीक है, अभी बाई मंथली रिव्यू हुआ था अक्टूबर में, कोई चेंजेस इसमें नहीं किए गए थे। ठीक है अच्छा, दूसरा, ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है ये बुक में आपका नया आ गया है। जो आपका ये व्हाइट कलर से क्रॉस किया हुआ ये बुक में हटा करके उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। तो पहली बात तो इसमें मेंशन है एलिजिबल सिक्योरिटीज की बात। तो एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर रेपो ट्रांजेक्शन आर कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इश्यू हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की। लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी आप रेपो के अगेंस्ट गिरवी रख सकते हैं। एंड डिवेंचर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो पार्टिसिपेंट shall borrow against the collateral of its own security और सिक्योरिटाइज इशूड बाय द रिलेटेड। यानी अपनी जो सिक्योरिटी उसने इश्यू करी है उसको या उसकी रिलेटेड एंटिटीज में उसकी जो सब्सिडीज वगैरह को इशू करी उस पे, उसके अलावा अगर उसके पास कोई सिक्योरिटी है वो वहां पे गिरवी रख सकता है। कॉमर्शियल पेपर को गिरवी रख सकता है, प्लेज कर सकता है अपना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी ले सकता है, यूनिट और डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और उसके आगे लिखा हुआ डेट, यानी जो डिवेंचर टाइप की या डेट टाइप की सिक्योरिटी होती हैं उन्हीं सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में। एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन सिक्योरिटीज को वो करेगी वही एलिजिबल रेपो ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में आप कॉलेटरल के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं और मनी वहां से बोरो कर सकते हैं। एलिजिबल पार्टिसिपेंट फॉर द रेपो ट्रांजेक्शन आर एनी रेगुलेटेड एंटिटी। ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि कौन कौन रेपो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी। अब रेगुलेटेड एंटिटी से आरई भी बोलते हैं इसको हम, जब हम बात करते हैं सी के वाई सी की, तो सी के वाई सी में भी एक वर्ड आता है रेगुलेटेड एंटिटी। ठीक है, यानी जो आरबीआई से रेगुलेटेड हैं उनको आरई बोला, रेगुलेटेड एंटिटीज। एनी लिस्टेड कॉर्पोरेट, कोई भी लिस्टेड कॉर्पोरेट हो, any unlisted company which has been issued special security by the government of India। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सिक्योरिटी उसके पास है। एंड एनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एग्जिम बैंक हो, नाबार्ड हो, एनएचबी हो, सिडबी हो, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट ने किसी एक्ट से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया हो वो सब लोग इसमें शामिल हैं। बिसाइड एनी अदर एंटिटी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई फ्रॉम टाइम, और इनके अलावा आरबीआई जिस भी सिक्योरिटी को चाहे उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में वो रेपो फैसिलिटी दे सकता है। यानी आरबीआई को पावर है लिस्ट करने की कि कौन कौन सी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में वो देगा। ठीक है, और रिवर्स
और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, अब रिवर्स रेपो में क्या होता है कि जैसे आप आरबीआई से मनी लेने जाते हैं, तो जब आप आरबीआई से मनी लेने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो रेपो ट्रांजेक्शन है। लेकिन कई बार आप सरप्लस में भी होते हैं। जब आप सरप्लस में होते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप अपना पैसा लेने लेकर जा रहे हैं आरबीआई को देने की भाई कुछ इन्वेस्टमेंट रख लीजिए, उस कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट है, और रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड लैंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सरप्लस इज, ये सेकंड है, सेकंड लग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी एट अ प्री, तो इसका ये रिवर्स हो जाएगा। इसका जो हमारा रेपो वाला है उसका ये रिवर्स सिस्टम होता है इसका। ठीक है। और रेपो ट्रांजेक्शन फॉर वन काउंटर पार्टी बिकम्स ए रिवर्स रेपो फॉर द अदर पार्टी। ठीक है। तो जब भी कोई भी रिवर्स इसका फिनोमिना होता है, यानी जो भी मनी ले रहा है वो रेपो में है, और जो सिक्योरिटी ले रहा है वो रिवर्स रेपो में है। ठीक है। रेपो ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट बैंक टू इन्वेस्ट सरप्लस कैश और एडजस्टिंग। कई बार क्या होता है कि जब उसके पास सीआरआर और एसएलआर के बाद कुछ एक्स्ट्रा कैश बचता है तो वो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट कराता है और उसमें आरबीआई उसको इंटरेस्ट देती है, जबकि सीआरआर में कोई इंटरेस्ट नहीं देती। टू फैसिलिटेट इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट फॉर ट्रेडिंग, ट्राई पार्टी एजेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई और सेबी। आरबीआई और सेबी दोनों बताया इसमें, टू प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और रेपो कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए थर्ड एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द बोरोअर लेंडर कॉल्ड अ ट्राई पार्टी एजेंट। अब ये देखो ट्राई पार्टी एजेंट क्या होता है। आपने देखा होगा कि ट्राईपार्टाइट का एग्रीमेंट का मतलब होता है जिसमें तीन पार्टी होती। पहले जो लोन दिए जाते थे उसमें तीन पार्टी होती थी, एक बैंक और एक बोरोवर और एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो उनको रिकमेंड करता था कि इनको लोन दे दीजिए। तो वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में आता है, यानी बैंक, बोरोवर और गवर्नमेंट या कोई एजेंसी। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट तो नहीं होती है, लेकिन जो जैसे मान लिया कार डीलर है कोई या ट्रक डीलर है, तो ट्रक जो है ट्रक डीलर, ट्रक कंपनी भी उस एग्रीमेंट में शामिल होती है कि इसकी रिकवरी में हम हेल्प करेंगे। ठीक है। तो ट्राई पार्टी, तो उसने बोला लैंडर और बोरोवर के अलावा जो नेक्स्ट एक और पार्टी उसको ट्राई पार्टी एजेंट बोलते हैं, एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन टू पार्टी, उन दोनों के बीच में वो इंटरमीडियरी की फॉर्म में वर्क करता है। ठीक है। और फैसिलिटेट करता है लाइक कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ट्राई पार्टी रेपो। आप यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर से है ये आपकी पुरानी बुक में नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पुरानी बुक में नहीं है, ये न्यू बुक में ऐड हुआ है। तो हम जो क्लास लेते हैं उसमें जो भी अमेंडमेंट आते हैं उसको वहां पर कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप ये स्क्रीनशॉट, या तो आपके पास तो अवेलेबल रहेगी, कोर्स में अपडेट हो जाएगी वीडियो, तो वहां पर रोक के पढ़ते हैं। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जब वहां पर आते हैं तो आपको लगता है कि ये लाइन तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग कंसंट्रेट होके क्लास को लीजिए। चलिए अगला पॉइंट आता है इसमें CBLO। इससे भी क्वेश्चन आपके थ्योरी में आता है, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, तो बेसिकली क्या है कि जैसे रेपो फैसिलिटी है उसी तरह की एक और फैसिलिटी है जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा कोलेटरल को दे करके आप मार्केट से मनी बोरो कर सकते हैं। ठीक है। तो CBLO इज
अनदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटेड बाय सीसीआईएल। देखो आपके क्वेश्चन में दो वर्ड बहुत आते हैं, सीसीआईएल और एनपीसीआईएल। कोई बता सकता है कि एनपीसीआईएल और सीसीआईएल में क्या फर्क है? आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्लास में। तब नहीं पता। कोई यूट्यूब वाला आंसर कर सकता है? सर एनपीसीआईएल जो होता है ना, कार्ड का पेमेंट होता है सर, कार्ड से। और सीसीआईएल जो होता है ना, डिपॉजिटरी होती है ना सर, उसमें होता है सर उसका यूज। और कुछ? चलो देखो, आपका जो भी रेमिटेंस होता है, जितने भी रेमिटेंस हैं उनका सेटलमेंट एनपीसीआईएल करता है। चाहे आपका आईएमपीएस हो, एनईएफटी हो, आरटीजीएस हो, कुछ भी हो। लेकिन जितना भी सिक्योरिटी का पेमेंट है, सिक्योर, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया ना आजकल, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी आप सबमिट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उसका अगर पेमेंट आना है तो वो सीसीआईएल करता है। और अगर आपका रेमिटेंस वाला पार्ट है कि मैंने पैसा दिया वहां तक पहुंचा दीजिए आप, उसको एनपीसीआईएल करता है। बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपको? जी सर। एनपीसीआईएल आपके रेमिटेंस को मैनेज करता है, और दोनों ही ये गवर्नमेंट की क्लियरिंग एजेंसीज हैं। ठीक है? मतलब जहाँ पे शेयर की बात आएगी वहां पे सीसीआईएल, बिल्कुल। और जहाँ पैसे की बात आएगी वहां एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल। और थोड़ा जैसे आपने वर्ड बोला शेयर ना, एग्जैक्टली शेयर नहीं कह सकते हम इसको। यह है सिक्योरिटीज की बात, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं सारी, उनका जो लेन देन होता है उसकी बात आ रही है, यहाँ पे इक्विटी की बात नहीं आ रही। अच्छा, कोई बताएगा कि शेयर्स का क्लियरिंग कौन करता है? सर एनएसडीएल सीडीएसएल। बिल्कुल ठीक। इसीलिए मैंने बोला शेयर्स को नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। शेयर्स का जो क्लियरिंग सेटलमेंट है वो एनएसडीएल या सीडीएसएल करता है। ठीक है, वो डिपॉजिटरीज है इंडिया में। और जो सीसीआईएल है वो जो डेट सिक्योरिटी टाइप की होती हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनका सेटलमेंट करता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया किसी ने कुछ मनी उधार लेनी है, तो क्या करेगा सीसीआईएल? उसकी सिक्योरिटी पे लियन लगा देगा। जब वो पैसा वापस करेगा तभी उसकी सिक्योरिटी को उसके खाते में डालेगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटिटीज हु हैव आइदर नो एक्सेस टू द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। तो ये जो सीबीएलओ वाली फैसिलिटी है वो उन मेंबर्स के लिए है जिनको कहां पर कॉल मनी मार्केट में एंट्री नहीं मिलती, या वो एलिजिबल नहीं है उसके लिए। वो लोग ये सीबीएलओ मैकेनिज्म से पैसा उठा सकते हैं, और हैव रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन द टर्म्स ऑफ सीलिंग। अब देखो, टर्म्स ऑफ सीलिंग का अगर आपको ध्यान हो, हमने क्लास में बताया था कि कौन कितना पैसा कॉल और नोटिस मनी से मार्केट से उठा सकता है, तो उसमें सीलिंग थी। अगर उसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट है मनी की, तो उस कंडीशन पे ये यहां पर आप आके ले सकते हैं। ऑन कॉल बोरोविंग और लैंडिंग ट्रांजेक्शन, सीबीएलओ इज ए डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फ्रॉम द मैच्योरिटी पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 1 day to 90 days अप टू 1 year एज पर आरबीआई गाइडलाइन। अब देखो यहाँ पे देखो, नॉर्मली आरबीआई ने तो कहा है 1 साल तक की आप बोरोविंग करवा सकते हैं इसमें, लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो 90 डेज तक ही लोग लेते हैं इसमें। ठीक है, मैक्सिमम परमिशन जो है आरबीआई की 1 year तक है, लेकिन प्रैक्टिस में इसमें 90 डेज तक की होती है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है सारा कुछ। ठीक, in order to enable the market participant to borrow and lend fund, CCIL provide the, अब यहां पे देखो डीलिंग सिस्टम आ गया, तो डीलिंग सिस्टम को हम लोग एनडीएस बोलते हैं। एनडीएस, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। क्लियर? क्या बात करता है? सीसीआईएल प्रोवाइड द डीलिंग सिस्टम थ्रू इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ये भी नाम आप कई बार सुनते हैं, इनफाइनेट। और ये जो इनफाइनेट है आपका, जो फर्स्ट पेपर में जो टेक्निकल वाला है पोर्शन, उसमें भी इसकी चर्चा मिलेगी आपको। ठीक है, उसको डिस्कशन होगा। अ क्लोज यूजर ग्रुप टू द मेंबर ऑफ द नेगोशिएटेड डीलिंग। आगे देखिए,
नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम का मतलब इसे फिक्स प्राइस नहीं है, आपका नेगोशिएशन है, जितने में सेट हो जाए उतने में आपका डील हो जाएगी, ठीक है। हु मेंटेन्स करंट अकाउंट विद आरबीआई, और उन सब लोगों को आरबीआई के साथ एक करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि सीसीआईएल का काम है क्लियरिंग कराना, तो क्लियरिंग कराएगा, सिक्योरिटी मिलने में पैसा देगा, तो जब पैसा होगा उसके अकाउंट में तभी तो देगा। एंड थ्रू द इंटरनेट फॉर अदर एंटिटीज हु डू नॉट मेंटेन द, जिन लोगों का आरबीआई के साथ करंट अकाउंट नहीं है वो इंटरनेट के थ्रू फंड रेमिट करते हैं, और जिनका अकाउंट आरबीआई के साथ है वो अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। Member to the CBLO segment is extended to entities who are RBI NDS member, यानी nationalized बैंक सारे, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, प्राइमरी डीलर, associate member of CBLO segment is extended to entities who are not member of the RBI NDS। अब देखो यहाँ पे इसने बताई हैं कि कुछ मेंबर हैं आरबीआई एनडीएस मेंबर हैं, तो ऊपर जितने नाम लिखे थे वो तो मेंबर हैं, और जो ये नाम है जो मैं येलो कलर से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कुछ इनमें से पहले से मेंबर हैं और कुछ मेंबर नहीं है। तो जो मेंबर हैं उनको आरबीआई एनडीएस मेंबर नाम दिया हुआ, जो मेंबर नहीं है उनको नॉट मेंबर ऑफ आरबीआई एनडीएस नाम। उन सब को सीबीएलओ से फैसिलिटी मिलती है। By participating in CBLO market, CCIL member can borrow or lend funds against the collateral eligible security, जिसे अभी बताया कि कुछ सिक्योरिटी लिस्टेड है। एलिजिबल सिक्योरिटीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, एंड सच अदर सिक्योरिटी एज स्पेसिफाइड द सीसीआईएल फ्रॉम टाइम टू। तो सीसीआईएल जिस जिस सिक्योरिटी को बोलेगा उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आप सीबीएलओ फैसिलिटी ले सकते हैं। Borrowers in CBLO have to deposit the required amount of eligible security with the CCIL based on which CCIL fixes the borrowing limit। अब वहां पे क्या है, कुछ डिपॉजिट आपका होना चाहिए, जो डिपॉजिट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट बनती है वहां पे। CCIL matches the borrowing and lending orders submitted by the members and notifies them, while the securities held as collateral are in custody of the CCIL. The beneficial interest of the lender on the security is recognized through proper documentation। तो यहाँ पर क्या है, जो लेंडर हैं उनका, उनके सिक्योरिटी का प्रॉपर जो सिस्टम है पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, इन सबको सीसीआईएल करता है, ठीक है। सीबीएलओ सेगमेंट of the money market has been discontinued and replaced with tri-party repo with effect from the, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हमने पढ़ा था ऊपर, जिसमें एक सब्सिडरी जो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है बोरोवर लैंडिंग में, तो उसने बोला हुआ सीबीएलओ एंड सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट हैज बीन डिसकंटिन्यूड एंड, तो अब ये सीबीएलओ का जितना काम है किसने ले लिया, वो ट्राई पार्टी रेपो ने ले लिया है, ठीक है। ट्राई पार्टी रेपो इज अ टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसा एक तो था, अब इसमें फर्क समझिएगा। रेपो में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती थी, कोई आंसर कर पाएगा? रेपो में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती है? 2 पार्टी सर, कौन कौन? आरबीआई और बैंक। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आरबीआई और बैंक रेपो फैसिलिटी देते हैं। अब जो लोग रेपो फैसिलिटी नहीं ले पाते थे वो लोग कहां जाते थे? बोलिए। अरे अभी हमने इतना लंबा पैराग्राफ पढ़ा पीछे। सीबीएलओ, सीबीएलओ वो कहां जाते थे सीबीएलओ? अब 18 से क्या हुआ, उन्होंने एक सीबीएलओ सिस्टम हटा के उसी जैसा फिनोमेना को ट्राई पार्टी रेपो नाम दे दिया। क्या दे दिया? ट्राई पार्टी रेपो। अब ट्राई पार्टी रेपो में कौन है? कोई भी लेने वाला
कोई भी देने वाला, उनके बीच में एक सब जो इंटरमीडियरीज है जो उन दोनों को कनेक्ट करा रहा है, ठीक है, उन दोनों का सेटलमेंट करा रहा है। सेटलमेंट करा रहा है, उनकी डीलिंग करा रहा है, उनको फैसिलिटी दे रहा है, उनकी क्लियरिंग करा रहा है। तो ट्राई पार्टी रेपो इज अ टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वेयर ए थर्ड पार्टी apart from borrower lender called tri-party agent act as an intermediary between the two party or the repo facilitates services like collateral selection, payment, settlement, custody and management। तो कितने वर्क हो गए उसके ट्राई पार्टी के? पेमेंट, सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट, सिलेक्शन। जब यही सपोज कीजिए यही क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन आता कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राई पार्टी एजेंट, तो जिसने पैराग्राफ नहीं पढ़ा वो क्या इसका आंसर दे सकता था? तो इसीलिए हम ये लाइन टू लाइन कवर करने का पर्पज ये है कि एटलीस्ट एक बार आपकी नजर से कोई चीज गुजरेगी तो वहां जरूर हेल्प करेगी। और जेआईबी में बिल्कुल जरूरी है कि आपको फैक्ट पूरे एक बार वंस गो थ्रू करने चाहिए। अगर 20% भी आपको मेमोराइज रहेंगे तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो इंटरेस्ट। अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट हैं अगर उनको ऐसा कोई क्वेश्चन याद आता है कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर क्लास के बीच में बोलिए कि ऐसा एक क्वेश्चन आया था। जरूरी नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो, ठीक। चलो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। एलिजिबल पार्टिसिपेंट आर फ्री टू डिसाइड। अब जो भी पार्टिसिपेंट हैं इस कंडीशन में उनको कोई भी इंटरफेयर नहीं है ट्राईपार्टाइट वाले में, ट्राई पार्टी वाले में, वो खुद डिसाइड करे। रेपो में कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट की बात आए तो फ्री टू डिसाइड इन कॉल मनी मार्केट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट वुड बी बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी गिवन इन द हैंडबुक। अब देखो वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करें। कोई बैंक जब लेने जाएगा तो उसे कितने पर लेना चाहिए या कितने पर देना चाहिए, तो एक FIMMDA है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। उसके हैंडबुक में जो मार्केट प्रैक्टिसेस की बात करी गई है उसकी थ्योरी के बेस्ड पे आप रेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट बोथ लैंड। कौन कौन है कॉल मनी मार्केट के लिए? तो पहला देखिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग। अब ये जो एक्सक्लूडिंग वर्ड है अब यूजफुल नहीं रहा क्योंकि इसको इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये लाइन अब यहां से हट जाएगी, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन LDB, प्राइमरी डीलर, तो अब एक तरह से लगभग सभी को परमिशन यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब है अगला पॉइंट फिक्स्ड इनकम मार्केट, जिसको हम डेट मार्केट भी बोल देते हैं, ठीक। फिक्स इनकम मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और क्या क्या चीजें उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले फिक्स इनकम मार्केट ट्राई पार्टी एजेंट के बारे में थोड़ा पूछना था है? जो ट्राई पार्टी एजेंट में जो मीडिएटर रहते हैं वो कौन होता है या कोई भी बैंक CCIL। CCIL ही होता है। जैसे CCIL है, CCIL का काम क्या है? वो सेटलमेंट कराना ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एडिशन दिया हुआ था, ये वाला पॉइंट, कोलेटरल सिलेक्शन। कोलेटरल सिलेक्शन का मतलब है कि जो भी सिक्योरिटीज हैं उसमें से कौन सी एक्सेप्ट की जाएगी या कौन सी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मतलब हो सकता है उसके पास, जैसे होता ना आपके यहाँ जब कोई लोन लेने आता है वो कहता है FD भी है, NSC भी है और किसान विकास पत्र है, LIC पॉलिसी, तो आप कौन सा लेंगे? तो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है जो बैंक के रूल होते हैं। तो ऐसे ही कोलेटरल सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि कौन सी सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर CCIL है, क्योंकि ये सारे काम कौन कर रहा है अभी? CCIL कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी
गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय द, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को समझिए क्या होता है। कई बार क्या होता है कि ट्रेजरी बिल में एक पार्टी क्या करती है, जो ट्रेजरी बिल लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं अपना, बोलिए। जी। जी सर। ट्रेजरी बिल जो लेने जाते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो मनी देते हैं, किसको देते हैं, आरबीआई को। और आरबीआई ये मनी किसके बिहाफ पे लेती है, गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट के तो भी। ऐसे ही स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में क्या होता है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में भी क्या होता है, आप स्टेट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पैसा देते हैं, वो उस पैसे का यूज आगे फर्दर बेनिफिशियरी को लोन देने के लिए करते हैं। तो आप अगर स्टेट डेवलपमेंट आपको कोई सर्टिफिकेट दे रहा है आपके पैसों के बदले में, तो वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं और ट्रेजरी बिल, ठीक है। दे आर इश्यूड इन द ऑर्डर टू फाइनेंस द फिस्कल डिफिसिट एंड मैनेजिंग द टेम्परेरी कैश मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। दो बातें बोली हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि इनके पर्पज क्या है, तो पहला पर्पज तो है फिस्कल डिफिसिट को पूरा करना। अगर आपने थोड़ा सा भी बजट के बारे में पढ़ा हुआ है तो बजट में एक तरफ तो रिसीट होती है और एक तरफ क्या होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो जितना भी गवर्नमेंट प्लान करती कि मैं इस ईयर इतने अरब डॉलर एक्सपेंडिचर करूंगी, तो क्या गवर्नमेंट के पास सारा पैसा होता है, नहीं होता सर। नहीं होता है। तो वो पैसा कहां से लाती है, टैक्सेस से, रिसीट से। ठीक है। और जो कम पड़ता वो कहां से लाती है, वो पब्लिक से बॉन्ड और इशू करके। फॉरेन से, ठीक है। फॉरेन से। जी। और जैसे IMF हो गया, कर हाँ, सकते हैं जैसे। तो चाहे वो पब्लिक से, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे किसी से भी बोरो करती है, उसी चीज को बोलते हैं टू फाइनेंस फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं इसी को। ये जो पैसा उठाती है ना सरकार, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो फिस्कल डिफिसिट का जो गैप है उसको पूरा करना, और मैनेजिंग द टेम्परेरी कैश मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो पैसा जरूरत पड़ रहा है टेम्परेरी फॉर्म में, वो भी इसी से लाती है, ठीक है। ऑल एंटिटीज रजिस्टर्ड इन इंडिया लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडी, पार्टनरशिप फर्म, इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, FII, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे एंटिटीज रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल राष्ट्र बैंक, एंड इवन इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए आप देखिए, मतलब सब लोग अलाउड है। क्यों अलाउड है जरा बताओ भाई। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, ऐसा। पैसा दे रहे हैं। मनी दे रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट तो मनी लेने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। और बिल्कुल सर। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू कर देगी उसके बदले में। तो हर एक आदमी विश्वास भी करता है कि गवर्नमेंट से पैसा मुझे मिल जाएगा बाद में जरूरत होगी तो, ठीक है। सर एक बात, जैसे ट्रेजरी बिल इशू करके RBI सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पैसा जोड़ता है, हाँ, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसे जो डॉक्यूमेंट देता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं और कुछ ऐसा नहीं कोई नाम देखो, है? ट्रेजरी बिल नाम अगर बात करेंगे तो सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जी। ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट वो करती है, तो कभी आप जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं ना स्टेट के, जी। उसमें एक इस साइज का एक एडवर्टीजमेंट आता है, और उस एडवर्टीजमेंट में सबसे ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखा होता है, भारतीय रिजर्व। तो आपको लगता है भारतीय रिजर्व बैंक का नोटिस आया है, उसमें लिखता है, जी। वो RBI लिखता है कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट इनवाइटेड 500 करोड़ कैपिटल
फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, डिटेल्स आर अवेलेबल इन द कौन सी वेबसाइट? ये भी वेबसाइट आंसर है आपका क्वेश्चन, ई कुबेर ना, ई कुबेर। ई कुबेर। गवर्नमेंट जितना भी ऑक्शन करती है वो ई कुबेर के थ्रू करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट को मनी चाहिए तो आरबीआई जो है इनिशिएट करता है उसको। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हो मनी की या सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनिशिएट कौन करता है उसे? आरबीआई। तो RBI स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंक आरबीआई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंक आरबीआई होता है। आरबीआई होता है। तो जब पब्लिक से पैसा लेना है तो आरबीआई वो नोटिफिकेशन निकालता है और इसका सबका मैनेजमेंट भी आरबीआई करता है, ठीक है। जी तो उसको ट्रेजरी बिल ना कह करके बस वो एक नोटिफिकेशन आता है कि इतने करोड़ रुपए चाहिए, तो कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जी। दे आर जनरली हेल्ड बाय बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ द। अब ये सब कुछ कहाँ मेंटेन होता है? सब्सिडरी एसजीएल बोलते हैं इसको, एसजीएल, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट में, वहां सब ये मेंटेन करते हैं। दे कैन बी हेल्ड इन स्पेशल अकाउंट नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल। अब सीएसजीएल से मतलब क्या हुआ? देखो, सब्सिडी जनरल अकाउंट तो एक अकाउंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब वो हर एक बंदे का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। विच कैन बी ओपन विद द बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर और इन डीमिलिटराइज फॉर्म इन द, कहाँ पे? एनएसडीएल में। तो ये जो अकाउंट होता है सब्सिडरी या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडी जनरल अकाउंट होता है, वो या तो किसी बैंक के साथ खोला जाता है या आपका प्राइमरी डीलर के साथ खोला जाता है और या एनएसडीएल के साथ, ठीक है। द सिक्योरिटी आर इश्यूड, ये जो अभी हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था इन चैप्टर्स की थ्योरी लाइन टू लाइन शायद नहीं पढ़ी होगी, और इसकी वजह से एक आध क्वेश्चन वहां पे छूट जाता है फिर, ठीक है। तो हमारे साथ हम लोग सब मिलके लाइन टू लाइन कवर इसलिए कर रहे हैं कि एक बार हम लोग रीड थ्रू तो कर लें कम से कम। द सिक्योरिटीज आर इश्यूड एट पार। अब यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है। 100 रुपए भी इशू होती है, लेकिन उसको ऑक्शन के थ्रू डिस्काउंटेड प्राइस पे किया जाता है। दी सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट एट द कूपन रेट ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस आर रिडीम्ड एट पार वैल्यू ऑफ द मैच्योरिटी। तो अब यहां बोला कि जो मैच्योरिटी पर है उसको एट पार वैल्यू मिल रही है। दीज आर कॉल्ड dated securities because these are identified by their date of maturity and the coupon। अब कूपन से मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन से मतलब क्या होता है? अब यहां पर देखो दिया हुआ है 7.99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017, तो इसकी मैच्योरिटी कितने हैं? 2017, जिसमें कूपन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये, और कब पेमेंट होगा? हाफ ईयरली, ठीक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात चल रही है हमारी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब मुझे कोई बताएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की प्राइमरी मार्केट से कौन परचेज करता है? आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करनी है प्राइमरी मार्केट से, क्या आप परचेज कर सकते हैं या नहीं? पहला क्वेश्चन। नहीं, पीडी करता है। लीज करते हैं प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर करता है। प्राइमरी डीलर इसीलिए बोला गया है कि पहले प्राइमरी डीलर रहता है, फिर वहां से आप क्या करते हैं? प्राइमरी डीलर के बाद उसके बाद पब्लिक तक जब सेल होती है तो सेकेंडरी डीलर, जो सेकेंडरी मार्केट में आता है, आप प्राइमरी डीलर से ले सकते हैं। इन द प्राइमरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इश्यूड थ्रू द ऑक्शन, यील्ड बेस्ड, प्राइस बेस्ड ऑक्शन। तो ऑक्शन होता है कि अगर आपको 10,000 रुपए की सिक्योरिटी लेनी है तो ऑक्शन में आप बोलेंगे कि मैं अभी आपको 9,832 रुपये दूंगा और आफ्टर 6 मंथ एट पार 10,000 में आप मुझे वापस 10,000 रुपये मुझे वापस करेंगे। तो आपने ऑक्शन कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है? देयर इज ए स्कीम ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो यहां पर एक तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो गई और दूसरी नॉन कॉम्पिटिटिव। कोई मुझे बता सकता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है
उसमें किस किस के लिए होती है वो? लास्ट क्लास में या लास्ट से लास्ट क्लास में हमने ये लाइन पढ़ी थी। जी जी पढ़े थे। एक तो है गवर्नमेंट, और दूसरा कौन है वो जानना चाह रहा हूँ। बोलिए। ध्यान है। नेपाल राष्ट्र बैंक। जी 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 सर। बताया? नेपाल राष्ट्र बैंक। जी। नेपाल भी जब, नेपाल को भी एक तरह से आरबीआई जो है, नेपाल को भी जब पैसा चाहिए होता है तो वो भी यहाँ से उधार देता है। ठीक है, तो नेपाल राष्ट्र बैंक और उनके लिए नॉन बिडिंग कोटा है, उनको फिक्स कर रखा है कि इतने % पे हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज ए स्कीम ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन दीज ऑक्शंस वेयर इन रिटेल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट ए स्मॉल अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम, और स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी इस स्कीम में बोलता है 10,000 से 2 करोड़ तक की फेस वैल्यू का स्मॉल जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए भी है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट के लिए, और बाकी लोगों के लिए बड़े अमाउंट के लिए। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, यील्ड बेस्ड और प्राइस बेस्ड में क्या फर्क है? एक बार दोबारा बोलिए। यील्ड बेस्ड और प्राइस बेस्ड ऑप्शन है ना, वो क्या कैसा होता है? नहीं, या तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है या मुझे सुनने में, दोबारा बोलेंगे। यील्ड बेस्ड ऑप्शन का टाइप है, यील्ड बेस्ड और प्राइस बेस्ड। प्राइस बेस्ड और दूसरा ऑप्शन क्या बोले आप? यील्ड यील्ड YIELD। अच्छा, यील्ड। यील्ड देखो, प्राइस बेस्ड बताता हूं मैं। प्राइस बेस्ड में प्राइस उसके मेंशन होते हैं, यील्ड में उसका रिटर्न मेंशन होता है। रिटर्न, यील्ड जो होती है, जितने बॉन्ड होते हैं उनकी हर टाइम की यील्ड डिफरेंट होती है, और वो डिपेंड करती है मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक बार आपका जो सिक्योरिटी होती है उसमें लिख दिया जाता है, लेकिन जो यील्ड होती है वो टाइम टू टाइम, अगर आप उसको जल्दी सेल करेंगे या कुछ दिनों के लिए होल्ड करेंगे तो उसका जो रिटर्न आता है उसको हम यील्ड बोलते हैं। लेकिन जो मैच्योरिटी पर होता है वो प्राइस बेस्ड होता है। इसका कहीं और कोई एग्जांपल मिलेगा ना, मैं आगे बताऊंगा मैं कहीं पर। ठीक है, अभी जो डिफरेंस ये है कि जो टाइम टू टाइम हम मिड टर्म में उसकी किसी की सेल परचेज करते हैं तो जो भी रिटर्न मिलता है उसे यील्ड बोलते हैं, और प्राइस बेस्ड में क्या होता है, जो उसकी मैच्योरिटी पर मिलता है। यील्ड मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पर कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो जो वैल्यू के अकॉर्डिंग है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लास्ट में जाके उतने रेट पर आपको रिटर्न मिलता है। कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है। सर यील्ड मतलब रिडेम्पशन वैल्यू किसी भी टाइम रिडेम्पशन करो उसको। हाँ, जिस समय आप रिडम्पशन कर रहे हैं उस समय आपको क्या रिटर्न मिला, वो यील्ड कहलाती है। जैसे कि ठीक है। LIC पॉलिसीज में देखते हैं करते समय, लोन करते समय। हाँ, ये किसी घर से माइक खुला हुआ है, कौन है ये? धर्मेंद्र कुमार, यस सर। आपके घर से आवाज आ रही है। हाँ, अब बोलिए जो बात कर रहे थे हम। चलिए आगे बढ़े। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर सिक्योरिटाइज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट डेवलपमेंट में मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, और स्टेट गवर्नमेंट किस लिए कर रही है ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्लास में इन्वॉल्व होइए। तो फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर। हाँ, जहां मैं स्टॉप हो जाता हूँ आप पढ़िए, बोलिए उसको। ठीक है, जो
अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए स्टेट लेती है। दी सिक्योरिटी आर जनरली इशूड बाय द ऑक्शन टेक्निक से होती है विच इज कैरिड आउट बाय द आरबीआई। दे ऑल्सो पे हाफ ईयरली, तो ऊपर वाले में भी हाफ ईयरली था, इसमें भी हाफ ईयरली है, और ऑक्शन टेक्निक पे होता है। ठीक है। द सेकेंडरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ a telephonic market wherein brokers provide quotes to the market participant and electronic trading system operated by RBI known as NDC। अब यहाँ पे देखो NDS के बाद ऑर्डर मैचिंग। अब ऑर्डर मैचिंग से मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कई लोगों ने अपने प्राइस कोट कर दिए, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 11, किसी ने कहा 9,000। ठीक है, तो वो तो अब ऑर्डर मैचिंग एक तरफ से कोट कर रहे हैं, एक तरफ से लेने वाले, एक तरफ से देने वाले, तो जिन जिनके ऑर्डर मैच होते जाएंगे कि ये 6 पे मांग रहा है, ये 6 पे दे रहा है, उसको दे देंगे फिर। ठीक है, तो इसे बोला एनडीएस ऑर्डर मैचिंग। द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड ऑन एनडीएस ऑर्डर मैचिंग इंक्लूड, अब उसमें क्या क्या चीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और एसडीएल्स। द मेंबरशिप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज ओपन टू मोस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इंक्लूडिंग बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबके लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है। द सेटलमेंट ऑफ ऑल सच ट्रेड्स टेक्स प्लेस थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और फिर वही बात आ गई कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसी सब चीजों की गारंटी करता है और उनके सेटलमेंट कराता है। द मार्केट ट्रेड्स कितने 9 to 5 PM मंडे टू फ्राइडे, ये मार्केट का टाइमिंग है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज चेंज आ गई है। चेंज आ गया है ये जो येलो पैराग्राफ है, पहले ये नहीं था, अब आ गया। क्या आता है, ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो परमिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेयर न्यू और रीइश्यूड that have been notified for issuance but not yet actually issued. Such transactions are called when, as, and if issued, or commonly as when issued। तो अब इसमें क्या हुआ, when, as, and if issued और commonly as when issued। तो अगर ये क्वेश्चन कहीं लाइन पे आता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड जो किससे रिलेटेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वे आर न्यू और री इश्यूड दैट हैव बीन नोटिफाइड फॉर इशुएंस बट नॉट येट एक्चुअली इशूड। तो नोटिफाइड तो हो गया लेकिन अभी इशू नहीं हुआ। सच ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड व्हेन, एज, एंड इफ इशूड। तो बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है। तो यहां पर क्या है, सब कुछ रेडी हो गया है लेकिन इशू बाद में होगा। ऑल एंटिटीज एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेंट इन द प्राइमरी ऑक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन पार्टिसिपेट इन व्हेन इशूड मार्केट। तो ये व्हेन इशूड मार्केट का मतलब है सब कुछ नोटिफाइड हो गया, इशुएंस होना है लेकिन अभी इशू नहीं हुआ। हाउएवर रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल, HUF, NRI and OCIS are eligible to undertake only long position when issued security। तो अब यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन है और एक लॉन्ग पोजीशन है, तो ये दोनों बातें आ रही हैं। तो लॉन्ग पोजीशन में जो बात आ रही है वो इन लोगों के लिए बात आ रही है। ठीक है, एंटिटी अदर देन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स सेल क्लोज देयर शॉर्ट पोजीशन if any by the close of trading on the date of auction of the underlying central government। अब ये शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन समझ लीजिए। ऐसा होता है कि जिनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट वाले लोग, किसी सपोज कीजिए आज से 15 डे बाद, आफ्टर 15 डे आपने देखा, आफ्टर 15 डे अगर हम ये मान लें कि 8 नवंबर को हमारे पास 500 की सिक्योरिटी आनी है और 700 की जानी है, तो हम कौन सी पोजीशन पे हैं? बोलिए।
ज्यादा जा रही है तो कौन सी शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन है? शॉर्ट होगा ना सर? शॉर्ट पोजीशन है। पोजीशन का मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट में आपके पास आना ज्यादा है या जाना ज्यादा है। तो अगर आपके पास जाना ज्यादा है तो मीन्स आप शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो शॉर्ट पोजीशन पे हैं आप उस दिन। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पोजीशन कौन सी है? लॉन्ग पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन में किसको अलाउ किया हुआ है? इसने बोला हुआ है एंटिटी अदर देन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर, इनके अलावा किसी की भी शॉर्ट पोजीशन को डील कर रहे हैं। ठीक है, बाय द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग ऑन द डेट ऑफ ऑक्शन ऑफ द अंडरलाइंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और बुक में ये लाइनें काट दी गई हैं, ये टेबल बना हुआ आपकी बुक में देखिए, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक अगर देखने की बात करें तो ये जो बिड और आस्क होता है, बिड और आस्क, बिड कौन सा रेट होता है? बायर, आस्क रेट, सेल रेट। तो गवर्नमेंट जो है बिड रेट हमेशा कम रखती है और सेल रेट हमेशा ज्यादा रखती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट आया कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से मतलब, इससे पहले कौन सा मार्केट पढ़ रहे थे हम लोग? कैपिटल कैपिटल तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पढ़ रहे थे। कैपिटल मार्केट जी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन हम पढ़ रहे थे। अब वो कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ सिक्योरिटी होती है जिनका हम ट्रांजेक्शन करते हैं। कौन सा नाम आया ये पहला हेडिंग में? कॉर्पोरेट बॉन्ड। यानी कॉर्पोरेट लोग भी अपनी सिक्योरिटी इशू करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में जाके पैसा दोगे तो क्या इशू करेंगे? बॉन्ड, सिक्योरिटी इशू करेंगे। उस सिक्योरिटी को नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया एज द नेसेंट, नेसेंट का मतलब अभी स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है इंडिया में। नेसेंट स्टेज का मतलब बहुत आगे तक नहीं गया, अभी स्टार्टिंग टाइप की हो रही। ठीक है, in terms of an efficient price discovery mechanism as well as the market participation. Primary corporate debt market is dominated by finance company. अब इसमें जो अधिकतर पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन है? फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी। And relatively very small amount of funds are raised by the manufacturing and सर्विस इंडस्ट्री थ्रू दिस मार्केट। मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मान लिया तो वो भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो कम कर रही है इसमें। ठीक है, इंडियन फर्म्स आर स्टिल सीकिंग बैंक फाइनेंस एज ए पाथ ऑफ द फुलफिल। तो कोई भी इंडिया की फर्म होती है तो उसे पैसा चाहिए होता तो कहाँ जाती है? तुरंत कहाँ से लेना चाहती हो? बैंक से। बैंक से। तो इस मार्केट की तरफ अभी नहीं जा रही है। एन एफिशिएंट बॉन्ड मार्केट वुड हेल्प कॉर्पोरेट रिड्यूस देयर फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड अलाउ देम द स्ट्रक्चर देयर एसेट लायबिलिटी पोर्टफोलियो बेटर। अब इसमें बात सुनिएगा जरा कि जो हमारा अगर किसी को फाइनेंस चाहिए तो उसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट आती है, और फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो अगर वो इस मार्केट से पैसा उठाए कॉर्पोरेट तो उसको सस्ता मिलेगा महंगा? सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलता है। यहाँ पर बैंक के साथ करेगा तो बैंक के साथ प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और दूसरा स्टैंप एग्रीमेंट की कॉस्ट, कंसल्टेशन कॉस्ट, ये सब ज्यादा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर उसको कॉस्ट कम लगती है। लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ता है? आप बहुत बढ़िया रेगुलेटेड सर्टिफाइड कॉर्पोरेट होने चाहिए। ठीक है, अ वेल डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द corporate. Overall, the corporate bond market in India comprise bond issued by various corporations for their normal business. कौन कौन से हैं? जैसे अब इसमें जो कॉर्पोरेट प्लेयर हैं कौन कौन से हैं? पहले वाले प्लेयर का नाम क्या है? पीजीसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब उसमें क्या है? enterprises। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, IRFS, NTFC, KRCL, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आए? बैंक आए।
पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर ऑगमेंटिंग टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, उसमें सारे बैंक आ गए आपके। ठीक है, कुछ बैंकों के नाम इसमें से काट दिए हैं। क्यों काटे होंगे? मर्ज हो मर्ज हो गए होंगे होंगे इसके साथ। मर्ज हो गए ना, इसलिए इनके नाम अब काट दिए हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर आए आपके कौन से बैंक? प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी आ गई, देखो यहाँ पे एसीसी, टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये सब भी आ गई इसमें। ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी आ गई, एनबीएफसी भी आ गए। ठीक है, और स्टेट लेवल अंडरटेकिंग्स भी आ गई। ठीक है, विजन कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो बड़ा हो गया, जूम हो गया, मतलब आप पूरा नहीं आ रहा है, वही देख रहा था। उसको कैसे उसको मोबाइल को स्लाइड करिए। हाँ हाँ, हो गया हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट डेट। तो कॉर्पोरेट डेट में जो कॉर्पोरेट हैं उनको अगर अपना मनी चाहिए तो अपना कॉर्पोरेट का सिक्योरिटी इशू करके वो पब्लिक से मनी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें सारे पार्टिसिपेंट हैं। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट लाइक बैंक, प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, रिटायरमेंट फंड, कॉर्पोरेट आर द मेजर प्लेयर ऑफ द, तो ये लोग मेजरली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब कॉर्पोरेट बॉन्ड है, हमने ये बात कर ली कि कॉर्पोरेट भी अपना बॉन्ड इशू करते हैं, तो हमें उनकी रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या वो पब्लिक को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, पब्लिक उन पर बिलीव करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट ब्रांड बॉन्ड्स आर प्राइस्ड एट ए स्प्रेड ओवर द करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उससे थोड़ा सा स्प्रेड है, उसमें स्प्रेड का मतलब फैलाव यानी ज्यादा। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रहे हैं 6% पे, तो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा वो किस परसेंट पे होगा? ज्यादा परसेंट, होगा 6.5 थोड़ा सा स्प्रेड होगा उसमें। स्प्रेड का मतलब थोड़ा ज्यादा होना। ठीक है, गैप ऑन द लेवल ऑफ परसीव्ड रिस्क। अब जैसा कॉर्पोरेट होगा वैसा वो इंटरेस्ट देते हैं, पब्लिक को ललचाते हैं। दिस इज बिकॉज दीज बॉन्ड आर नॉट सोवरेन and are serviced by the issuing entity issuing them to carry a risk by default on the party entity fulfilling the interest। यानी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में रिस्क कितना है? 0%। 0% है, तो इसीलिए उसका रेट भी कम रहता है। लेकिन कुछ और लोग हैं तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड यूजुअली कैरी ए रेटिंग नॉर्मली AAA to D। तो AAA to D, अब इसमें AAA जो है हाईएस्ट सेफ्टी वाली है, और डी क्या है? वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अनरेटेड होते हैं। अब यहाँ पे बोलता है हाउएवर बॉन्ड अप टू द BBB रेटिंग बी आर कैटेगराइज एज इन्वेस्टमेंट। यानी BBB रेटिंग की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के जो बॉन्ड हैं वो लेने में एक मतलब थोड़ा सा माना गया है कि ठीक है। रेटिंग ऑन बॉन्ड्स इज रिसीव्ड बाय द रेटिंग एजेंसी ऑन ए पीरियडिक बेसिस। इकरा, केयर, और जरा 5 रेटिंग एजेंसी के नाम बताइए आप लोग। इकरा, क्रिसल, केयर, सिबिल, Primark. सिबिल। तभी तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। ये वाला क्वेश्चन आया था अभी ये जेआईबी में, भाई कौन सा वो नहीं है रेटिंग एजेंसी। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। नीलोफर, जी सर।
क्या मैंने अपनी क्लास के दौरान कभी ये रेटिंग एजेंसीज की बात करी थी? Yes, sir. Many times. करी थी सर। बहुत बार कही थी मैंने। हाँ। और मैंने ये भी बताने की कोशिश करी थी जब मैंने सिबिल का टॉपिक लिया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अलग है और क्रेडिट स्कोर एजेंसीज अलग हैं। ये जो सिबिल, हाईमार्क, इक्विफैक्स और एक कौन सा है, एक्सपीरियन। वैसे तो हम इसका टॉपिक कवर करेंगे, फिर भी लिख दे रहा हूं, सिबिल, हाईमार्क, इक्विफैक्स और एक कौन सा था, एक्सपीरियन। ये हैं क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी। ये क्या देती हैं? क्रेडिट का स्कोर कोड देती देते हैं, जो 300 से स्कोर। 900 के बीच कोई। और ये जो हम नाम लिख रहे हैं इनको हम नेम से जानते हैं CRA। किस नाम से जानते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एजेंसीज हैं ये जो ऊपर वाली है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये क्रेडिट स्कोर एजेंसीज है। ठीक है, वो इसीलिए क्वेश्चन आया था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट में कई बार स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है कि ये क्या पूछ रहा है, तो वो जल्दी से उसका आंसर कुछ कर देते होंगे। ठीक है, आगे ये देखिए। दोनों क्या है मतलब है, रेटिंग में स्कोर में डिफरेंस क्या है इनमें? बताते हैं। देखो, रेटिंग जो होती है उस कंपनी की ओवरऑल एक्टिविटी के बेस्ड पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, उसको बताती है कि अगर आप यहां इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है, और क्रेडिट स्कोर कंपनी ये बताती हैं कि इसको अगर आप लोन दोगे, सिबिल का सीधा संबंध लोन से है और CRA का सीधा संबंध इन्वेस्टमेंट से है। बैंक अगर फाइनेंस करते हैं तो जो है स्कोर देखते हैं, और जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्रेडिट रेटिंग देखता है उसकी। उसका रेटिंग सर कैसे देते हैं? वो स्टार से, वो तो सर स्कोर से हो गया, जैसे वो 300 बहुत से नहीं 900 नहीं, की। स्कोर से कोई मतलब नहीं होता है। वो ये मतलब होता है कि कंपनी सिबिल लास्ट देता ईयर है। से कब प्रॉफिट कमा रही है, जी। कंपनी ने कौन कौन से सर्टिफिकेट ले रखे हैं, कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी ने अपने सारे ड्यूज गवर्नमेंट के दे रखे हैं, गवर्नमेंट की सारी रिटर्न सबमिट कर रखी हैं, सारा काम टाइम से करती है, तो उसकी अच्छी रेटिंग हो जाएगी। ईयर टू ईयर ग्रोथ क्या है उसकी, दुनिया में उसका क्या रेटिंग है, क्या नाम है, ये सब चीजें देखती है। कंप्लाइंस कैसे है, फ्रॉड कितना है, सिक्योरिटी कितनी है, सब ये देखती है। ठीक है, वो सर नहीं पूछ सर रहे मेरे। वो रेटिंग ग्रेड में रहती है, परसेंटेज में रहती है ऐसे? ग्रेड वही। ग्रेड ग्रेड अच्छा। ग्रेड है ना सर उसके। ए से अभी हम पढ़ तो रहे थे कि हाँ। जो डी है तक। ट्रिपल ए से जो डी। है सबसे अच्छी डी। रेटिंग बता दी उन्होंने। जी जी। ठीक है, जैसे सर बैंक भी लोन देते हैं तो उस समय भी तो जो बड़े लोन 5 करोड़ से ऊपर होते हैं शायद उस समय भी तो कुछ रेटिंग देखते हैं। वो सिबिल बिल्कुल स्कोर सही देखते क्वेश्चन हैं। आपने पूछा। देखो, एक तो हुआ सिबिल स्कोर। ठीक है, हाँ, सिविल स्कोर तो सिबिल देखते स्कोर ही में हैं। तो उसका पास्ट रिकॉर्ड लोन का बताता है, लेकिन जो 100 करोड़ से ऊपर के लोन्स होते हैं, 100 है या 50 करोड़ है, उससे ऊपर के लोन्स 5 में करोड़ उनकी सर, 5 रेटिंग भी करोड़। देखते हैं। और रेटिंग से फायदा क्या मिलता है पार्टी को? शायद क्रेडिट देने वाले को ये फायदा मिलता होगा कि ये क्रेडिट हम अपना जो लोन दे रहे हैं इसको उसके लायक है भी या नहीं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन कंपनी को क्या फायदा मिलता है अच्छी रेटिंग से? उसको लोन आसानी से मिल जाता है। इंटरेस्ट नहीं, रेट लोन का तो आसानी से मिलने का सिबिल हो गया। इंटरेस्ट रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट, में हाँ। अगर रेटिंग अच्छी होती है ना कंपनी की तो उसको कम रेट में भी देती है। हम्म। ठीक है, लोग उसको भरोसा भी करेंगे, इन्वेस्ट भी हाँ, करेंगे। लोग भरोसा भी करेंगे, कंपनी स्टैंडर्ड है, स्टेब्लिश्ड है, ये सब चीजें आती है उसमें। ठीक, आगे देखते हैं। There are different type of bonds in the market depending on the nature of payment of interest। तो अब किसी का इंटरेस्ट बेस पे, किसी का मैच्योरिटी बेस पे, और कुछ ऐसे होते हैं फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी वाले होते हैं, कुछ फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी विथ पुट एंड कॉल ऑप्शन। अब पुट एंड कॉल ऑप्शन में समझिए कि उसमें इंटरेस्ट तो फिक्स है, लेकिन उसमें बीच में ऑप्शन दिया गया आपको कि कभी भी चाहें आप उसे
सेल और परचेज कर सकते हैं पुट एंड कॉल ऑप्शंस पे। इंटरेस्ट सिक्योरिटी वेयर द मैच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। तो कई बार क्या होता है कि कोई बॉन्ड ऐसे होते हैं कि पेमेंट उसका इंस्टॉलमेंट में मिलता है। कुछ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं जिसमें रेट बढ़ता घटता रहता है। कुछ जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जिसमें रेट की बात ही नहीं करते हैं, कहते हैं भैया 6,000 रुपये दे दो और 2 साल बाद 8,000 रुपये ले लेना। ठीक है। डिस्काउंटिंग ना होता। स्ट्रिप्स सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड। अब ये स्ट्रिप बॉन्ड है, तो ये भी जब आएगा क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से टाइप का बॉन्ड नहीं होता हमारे, तो उसमें स्ट्रिप बॉन्ड लिखा होगा। तो जिसने अभी इस समय नहीं सुना ये बात तो उसको टिक लगाया है, स्ट्रिप बॉन्ड तो कुछ नहीं होता। ऐसी मिस्टेक हो जाती है ना एग्जाम में। विद सेम कूपन बट वेरिंग मेच्योरिटी। अब देखो यहाँ पे, तो स्ट्रिप बॉन्ड्स में क्या बोला मैं, सेम कूपन यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, सब में 6% है, लेकिन कोई 3 का है, 3 ईयर का है, कोई 5 ईयर का है, कोई 7 ईयर। तो स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ, सेपरेट ट्रेडिंग रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, यानी उसकी पट्टियां काट दी, कुछ अमाउंट 3 ईयर का है, कुछ 5 ईयर का है, कुछ 7 है, तो स्ट्रिप कूपन बॉन्ड हो गया। ठीक है। हाइब्रिड बॉन्ड हो गए। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कुड बी एनुअल। तो हाइब्रिड बॉन्ड में क्या होगा, किसी में पेमेंट हाफ ईयरली मिल रहा है, किसी में आपका 6 क्वार्टरली मिल रहा है, 6 मंथली मिल रहा है। तो जब वो स्कीम आती है बाजार में तो उसमें कई ऑप्शंस है, अगर कई ऑप्शन है तो हाइब्रिड बॉन्ड हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन कैश इशू, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। ऑल बॉन्ड्स आर इश्यूड एंड हेल्ड इन डीमेट सिंस। अब ये तो नॉर्मल बात है कि बॉन्ड भी अब किस में हो रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल में हो रहे हैं। ठीक है। ट्रेडिंग इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मेक मार्केट इज डन आइदर थ्रू द टेलीफोनिक यूजिंग सर्विस और इंस्टीट्यूशन ब्रोकर डायरेक्ट ट्रेड। तो या तो आप खुद ही टेलीफोनिक सिस्टम से कर सकते हैं, या आपके ब्रोकर के थ्रू होता है, या डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है। तीनों सिस्टम से ट्रेडिंग होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड में। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को समझते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मेन प्रोडक्ट से उससे मिलते जुलते, उसके सिमिलर जैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखते हुए जो और प्रोडक्ट होते हैं उनको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से मतलब है कि इंटरेस्ट रेट का चेंज आएगा हर जगह, यानी इंटरेस्ट रेट पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, को माइंड में रखते हुए कुछ बदलाव होना उसमें। क्या बात है देखते हैं इसमें। एन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर अंडरलाइंग एसेट is the right to pay or receive amount of money at a given interest rate, यानी जिसमें इंटरेस्ट रेट का बिल्कुल क्लियर कट वो दिया हुआ, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। BIS estimated that the notional amount outstanding is इतना। तो ये केवल डेटा से कोई मतलब नहीं हमारा। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कौन से हैं, तो पहला बोलता है आर यूज इन द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज। कहाँ कहाँ यूज होते हैं। हेजिंग एक्सपोजर। हेजिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, कोई लॉस हो रहा है उस लॉस को कहीं पे रोकना। तो हेजिंग अपने एक्सपोजर को हेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव होते हैं। तो कहते हैं एडिंग ग्रेटर सर्टेनिटी एंड रिप्लेसिंग रिस्क नॉर्मली एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी एक्सपोजर। तो कहता है ग्रेटर सर्टेनिटी को ऐड करना और जो उसके साथ रिस्क है उसको हटाना, रिस्क को हटाना और उसकी जो सर्टेनिटी है उसको ऐड करना, ये हेजिंग एक्सपोजर है। रेजिंग कैपिटल, रेजिंग कैपिटल सिंपल है कि कैपिटल को रेज करना। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय एक्सप्लॉइटिंग फंडिंग डिफरेंशियल बिटवीन कंट्रीज करेंसी एंड फंडिंग सोर्सेज। अब यहाँ पे क्या बात है, कई बार क्या होता है कि आप पैसा कई कंट्री से लेते हैं, कई बार आप पैसा कई करेंसी में लेते हैं, कई बार आप पैसा कई ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं।
तो कहाँ से आपको फंडिंग लेनी है ये डिसाइड करना। इन्वेस्टिंग, allowing user to express their market views efficiently, enhancing yield and achieving portfolio objective। तो ये जो तीन चीजें आई इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, केवल पॉइंट सा ध्यान रखिए। आपका जेआईबी है तो जेआईबी में ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके बारे में बहुत गहराई से पूछ ले, क्योंकि ये आपका सीआईबी में है सारा। यहाँ केवल आपको पॉइंट पे रखते हुए चलना है। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या चीजें हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप में? एन इंटरेस्ट रेट स्वैप इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन टू काउंटरपार्टी which each agree to make periodic payment to the other for an agreed period of time based upon a notional amount of principal। तो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप में, पहली बात तो इंटरेस्ट रेट में एग्रीमेंट में क्या होता है, दो पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम हर 6 मंथ में इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पेमेंट करेंगे। द प्रिंसिपल अमाउंट इज नोशनल विच इज नेवर एक्सचेंज but is required in order to compute the actual case amount that will be periodically exchanged under the common form of interest rate। अब यहां बता रहे हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है। इस सीरीज ऑफ पेमेंट कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट to a notional principal amount is exchanged with the stream of payment similarly calculated by using floating rate of interest। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, एक सीरीज ऑफ पेमेंट फिक्स रेट से आ रही है, एक सीरीज ऑफ पेमेंट फ्लोटिंग रेट से आ रही है। तो दो स्ट्रीम से मतलब क्या है, इतने महीने तक एक सीरीज ऑफ पेमेंट। तो कुछ फिक्स से आ रही है, कुछ फ्लोटिंग से आ रही है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही आपका हो जा रहा है कि मैं 2 साल तक तो फिक्स रेट से लूंगा 6% से, उसके बाद अगले साल मैं फ्लोटिंग से लूंगा। अब फ्लोटिंग से लूंगा तो मेरा रेट किससे तय होगा? उसने कहा मैं लिबोर से करूंगा, मैं माइबोर से करूंगा, FFIMD से करूंगा, किससे भी करूंगा। दिस इज ए फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। अल्टरनेटिवली बोथ सर्विस ऑफ कैश फ्लो टू बी एक्सचेंज could be calculated using floating rate of interest but floating rate that are based upon different underlying indices। एग्जाम्पल माइट बी, जैसे मैंने अभी बताया कि जो ये फ्लोटिंग रेट वाला मामला है वो किसी ना किसी से लिंक होगा। किससे? माइबोर से हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर के रेट से हो सकता है, ट्रेजरी बिल के रेट से हो सकता है। दिस फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप इज नोन एज द बेसिस और मनी मार्केट स्वैप। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे तय हो रहा है तो उसको बोलेंगे बेसिस और मनी मार्केट स्वैप बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे है। इन इंडिया इंटरेस्ट रेट स्वैप आर कॉमनली ट्रेडेड इन 2 बेंचमार्क। तो अभी मैंने ऊपर बात करी कि माइबोर से कॉमर्शियल, लेकिन इंडिया में बोला कि जो भी कॉमन 2 बेंचमार्क है माइबोर और माइफोर है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए और क्या बात होती है, ओवरनाइट का मतलब है कि आज ले रहे हैं कल दे देंगे। तो ऐसा कोई ट्रेडिंग होती है आपकी सिक्योरिटीज में, तो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, दिस स्वैप कंसिस्ट ऑफ exchange of a fixed rate for NSE MIBOR rate। The tenor of swap may extended from 1 month to 10 year। However, the most actively traded is 1 year to 5 year। तो पहली बात तो बोली, जो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में जो ट्रेडिंग होती है वो 1 से 10 साल तक के लिए हो सकती है, 1 मंथ से, लेकिन आमतौर पर जो भी ट्रेडिंग होती है इसमें वो कहते हैं 1 साल से 5 साल है। द माइबोर रेट इज compounded daily and interest on the notional principal generally 3 to 5 crore is exchange half yearly। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मेरे को। क्या लिखा आपकी बुक में देखिए,
25 करोड़ है सर, हम्म, जनरली 25 करोड़ है। हाँ वही तो कहा। ये थ्री, ये रुपीज का सिंबल होगा ना यहाँ पे। रुपीज सर, हम्म, तो जनरली 25 करोड़ इज एक्सचेंज हाफ ईयरली। द OIS स्वैप रेट ट्रैक द अंडरलाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ऑफ रेलिवेंट मैच्योरिटी। तो इसका मतलब ये क्या है, इसके रेट के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो हाफ ईयरली वाली जो है उससे ट्रैक किया जाता है रिलेटिव रिलेवेंट मैच्योरिटी। यानी रिलेवेंट के मतलब अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट है वो वहां से उठाएंगे। द मार्केट विटनेस एवरेज डेली वॉल्यूम इतना, तो ये तो हिस्टोरिकल बात होगी फिर, ठीक है। अब माई फॉर में क्या है, एक तो हो गया इनका ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। तो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप माइबॉर से लेते हैं, और इंडेक्स का नाम आ गया था इसीलिए यहाँ पे किसका नाम दिया हुआ इन्होंने, NSE का नाम दिया, ठीक है। ये जो NSE का नाम दिया हुआ है इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें क्या हो गया, इंडेक्स है। तो ओवरनाइट इंडेक्स में NSE माइबर रेट, और माइफॉर में क्या है, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट is another popular bench that has developed into proxy for the developed in the proxy of the AAA corporate funding cost of India। तो ये जो रेट तय होते हैं वो AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कॉर्पोरेट होते हैं उनकी फंडिंग के अकॉर्डिंग तय होते हैं। माइफॉर इज derived फ्रॉम USD LIBOR and the USD LIBOR forward premium and is simply the Indian equivalent of the report। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो USD LIBOR का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसी से उठा करके इन्होंने इंडिया का बना दिया मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट। माइफॉर बिहेव्स लाइक एन इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क एंड नॉट ए फॉरेक्स बेंचमार्क। अब यहां पे देखिएगा कि ये जो माइफॉर है, आपका थोड़ा अटेंशन लेना चाहूंगा, नॉट ए फॉरेक्स बेंचमार्क। फॉरेक्स बेंचमार्क का कौन सा होता है बताएंगे कोई? लाइबोर। लाइबोर, वेरी गुड आंसर। कि फॉरेक्स बेंचमार्क के लिए तो लाइबोर यूज करते हैं, ठीक है। और यहां ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, लाइबोर एंड द USD इंटरेस्ट स्वैप रेट मार्केट, ये दोनों को मिला लिया है इसने। यानी यहां पे क्या कॉमन है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट। जब हम लाइबोर की बात करते हैं तो लाइबोर में इंटरेस्ट रेट नहीं आता, क्या रेट आता है, करेंसी एक्सचेंज रेट। लाइबोर जो रेट है वो करेंसी का रेट बताता है कि आज डॉलर वर्सेस रुपए कितना है, जी ठीक है। और लाइबोर एंड USD इंटरेस्ट रेट क्या बताता है, वो बताता है इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क। There are a large number of Indian corporates who now regularly this benchmark to actively manage their interest rate risk on the। तो आजकल जो है, जो कॉर्पोरेट हैं, जो पढ़े लिखे कॉर्पोरेट हैं, वो अपने वहां जो इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है वो इसी माइफॉर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इस चीज को और कवर करेंगे आज हम। एन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, अब फ्यूचर की बात आ गई तो ऐसे ट्रेड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं कि भाई आज से 15 दिन तक हम रेट 6.2 लेंगे, 16 डेज से लेकर के 320 डेज तक 7.2 लेंगे। तो अब पहले से एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें क्या है, विद एन इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट एज द अंडरलाइंग एसेट डेट्स। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर were launched in इतना NSE interest rate future contract were launched on notional treasury bill, notional 10-year zero coupon bond, notional 10-year coupon bearing bond with a minimum value of 2 lakh। The interest rate future contract had a period of maturity 1 year to 3 months with 3-month continuous contract for the first 3 months एंड फिक्स क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एंटायर। अब देखिए, इसको सुनिए ध्यान से। पहली बात तो बोली इसने, इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं,
इंटरेस्ट रेट फीचर में बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट उसमें बियरिंग यानी इंटरेस्ट लिखा रहता है। और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर व लॉन्च इंडिया में लॉन्च हुए थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुए हैं। NSE इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट व लॉन्च इन द नोशनल ट्रेजरी बिल, नोशनल 10-year कूपन बॉन्ड, नेशनल 10-year कूपन बियरिंग बॉन्ड विद मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 लाख। तो दो तरह के हैं, एक तो उसने बोला नोशनल 10-year जीरो कूपन बॉन्ड, पहले वाले में बोला हुआ है जीरो, यानी इस वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है और इस वाले में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बोलिए यार, आंसर बोलिए। दो तरह के जो हैं बॉन्ड हैं, एक में बोला उसने कि जीरो कूपन बॉन्ड यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है उसमें, लेकिन जी। दूसरे में बोला कूपन बियरिंग। कूपन बियरिंग का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें मेंशन हो। कूपन बॉन्ड वो होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, जीरो कूपन बॉन्ड वो होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू उनकी 2 लाख होती है। द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैड ए पीरियड मैच्योरिटी 1 year with 3 month continuous contract for the first 3 month and fixed quarterly contract in the entire year। अब क्या है कि ईयर इसका जो वो होगा पीरियड होगा वो 1 साल का है, 1 साल का है और 1 साल में 3 के पीस हैं इसमें। तो उसने बोला विथ 3 month कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट 3 month, 3 महीने तक का कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद एंड फिक्स क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एंटायर ईयर। तो वो कहता है कि एंड फिक्स क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एंटायर ईयर, तो 3 month करके इसका चलता है। हाउएवर दिस प्रोडक्ट फेल्ड टू टेक ऑफ द जीरो कूपन यील्ड मॉडल कुड नॉट अटेट, तो इसमें बोला कि जीरो कूपन मॉडल को ये नहीं वो ले पाया, ठीक है। और आरबीआई के कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये पुरानी बुक में नहीं है तो इसको हमें अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये येलो कलर से लिखा हुआ आपकी पुरानी बुक में नहीं है। तो साथ ये 8-9 लाइन है, उसको देख लेते हैं जरा क्या है। आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स मीन्स अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड। कहाँ पर होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के ट्रेड कहाँ होता है, आंसर देंगे आप? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक कहाँ पे एक्सचेंज। होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है। कौन से वाले? एनएससी अभी नाम आया था पीछे, ठीक है। टू बाई और सेल ए नोशनल सिक्योरिटी और एनी अदर इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट और एन इंडेक्स ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट और इंटरेस्ट रेट एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट ए प्राइस डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जो प्राइस होगा उस पर आप लेते हैं। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग अंडरलाइंग आर परमिटेड। अब कौन कौन से कहाँ से देखते हैं, अभी पीछे भी हमने बात कही थी कि कहाँ से रेट उठाते हैं। तो उसने बोला पहला कहाँ से उठाएंगे, 91 का जो ट्रेजरी बिल होता है वहां से। अभी 91 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 3 मंथ में इसका वो होता है, ठीक है। दूसरा 2 year, 5 year, 10 year के कूपन, कूपन का मतलब एक तरह से क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग नोशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोशनल गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी जो होती है उससे उठाते हैं। थर्ड बोला कूपन बियरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी से। द 10 year इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट on coupon bearing notional 10-year government of the Indian securities shall be settled by physical delivery, ठीक है, of deliverable grade security using the electronic book entry system of the existing depository, तो NSDL या CDSL। और तीसरा है पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ द आरबीआई। 3 जगह से सेटलमेंट होता है इसका। द अदर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो 91 डेज वाला हो, चाहे वो 2 year हो या 5 year वाला हो, सेल बी सेटल इन द कैश इन द इंडियन रुपीज। तो यहाँ बोल दिया इसने कि जो 10 year के सेटल्ड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, किसी सिक्योरिटी से या आरबीआई के ऑफिस से होते हैं, और बाकी जो हैं वो कैश इन इंडियन रुपीज में सेटल होते हैं
ऑल्सो सर्टेन टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और 10 ईयर सिक्योरिटी कैश इन। तो कुछ स्पेशल टाइप के 10 ईयर के बॉन्ड भी कैश में सेटल्ड होते हैं, बाकी 10 से नीचे वाले सारे कैश में सेटल होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो 10 ईयर वाले इंटरेस्ट रेट फ्यूचर होते हैं वो कैसे सेटल होते हैं? पेज ही गलती थी। इंडियन कहाँ से? रुपी, आरबीआई, इंडियन रुपए। NSDL, CDSL, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट को सेटलमेंट किया है NSDL, CDSL या RBI के ऑफिस से, और जो कैश का सेटलमेंट है उसमें उन्होंने 10 साल से कम वाले बोले हैं, और एक आध कुछ ऐसे भी हैं जो 10 साल वाले हैं जो RBI ने कहा कि इसका सेटलमेंट कैश होगा, वो भी कैश से होते हैं, और बाकी सारे ऊपर वाले NSDL वगैरह से होते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं रोक रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कल की क्लास मिस मत करिएगा। आपका एक टॉपिक है PPP में बेसल वाला, वो कॉमन क्लास होगा, थोड़ा बड़ा क्लास हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कल की क्लास में जरूर आइएगा। 9:30 से क्लास होगा, 1.5 से 2 घंटे का क्लास हो सकता है कल वो। ठीक है, आपका बेसिक उसमें क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस अटेंड करिए, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ 2-3 मार्क्स का वहाँ शॉर्टेज होगा, फिर आपको अफसोस होगा। कोशिश करिए रिवाइज करने की। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो पुराना पढ़ा था उससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए, कुछ आगे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल सर सभी का 9:30 बजे से होगा। हैं? कल हाँ, सभी कल का का क्लास क्लास 9:30 से होगा। कल का क्लास जो है 9:30